नमस्कार विद्यार्थियों, पाथ आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बजट 2024-25 छत्तीसगढ़ राज्य हाल ही में जारी हो चुका है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक हो जाता है जब आप सीजीपीएससी मेंस में अपीयर होने वाले हों। तो इस बजट का हम 2 सेशन लेकर के आए हैं। पहला जो सेशन है वो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर जो है जारी हो चुका है। तो आज के इस सेशन को जो कि पार्ट 2 है, इसको देखने से पहले आप पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 1 में हम लोगों ने प्रमुख रूप से बजट के परिचय के बारे में बात किया है कि कब जारी किया गया और कब इसे वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया और उसकी प्रमुख बातें क्या रही, जिसमें हम लोगों ने एक बात करी कि विज़न 2047 क्या है, जिसमें हम लोगों ने 10 आधारभूत जो स्तंभ हैं विकासशील राज्य से विकसित राज्य बनाने की दिशा में जो रोड मैप तैयार किया गया है उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत की है, जो कि आपको मेंस की आंसर राइटिंग में बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। तो ज़रूर वो पार्ट 1 देख लीजिएगा। आज इस पार्ट 2 में बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, क्योंकि सबसे जो प्रमुख जो बिंदु हैं इस बजट 2024-25 के छत्तीसगढ़ राज्य की इस बजट की, उस प्रमुख बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं, उसकी विशेषताओं के बारे में बात करने वाले हैं। और साथ ही इस वीडियो को ज़रूर आप एक सिटिंग में कंप्लीट करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में अंत में आपको मेंस के लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और उनके मॉडल आंसर्स हैं वो हम यहाँ पर जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार आपके लिए सेशन रहेगा, ज़रूर इस सेशन को पूरा देखिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बजट 2024-25 की मुख्य विशेषताओं से। तो छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग की ऑफिशियल साइट से भी ये आपको PDF मिल जाएगी, जहाँ से हम ये पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात यह भी है कि आप पाथ आईएएस एकेडमी के जो ऐप है या फिर टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ पर भी ये जो सेशन आपका हो रहा है पार्ट 1 पार्ट 2 का, ये बजट से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स होंगी वो आपको वहाँ पर अवेलेबल करा दी जाएंगी। ओके, देखें, सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ के आर्थिक स्थिति के बारे में। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक सर्वे 23-24 आया है और उसके बाद फिर आपका बजट 24-25, ये 2 चीज़ें हैं जो आपको सीजीपीएससी मेंस के लिए आपको पढ़नी है। साथ ही साथ इस अगले 1 साल में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, वनडे एग्जाम्स हो, व्यापम के हों, उन सभी में आपको जो डेटा आपको पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन आएगा वो इकोनॉमिक सर्वे 23-24 और आपका बजट 24-25, यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे, है ना। देखिएगा, जब हम ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में बात करते हैं तो 2 चीज़ें हम यहाँ पर प्रमुख रूप से पढ़ते हैं। एक कि जीएसडीपी में कितनी वृद्धि हुई, और फिर दूसरा कि जीएसडीपी में जो प्रमुख आर्थिक क्षेत्र हैं कृषि, उद्योग, सेवा, इनका क्या योगदान रहा, और फिर क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि क्या क्या रही। बाइलिंगुअल मोड पर इसको हम ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के विद्यार्थियों को फायदा हो। ठीक है, तो ध्यान से सुनते रहिएगा। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें कि पिछले वर्ष यानी कि 2022-23 के तुलना में जो जीएसडीपी की हम बात करें तो जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर यानी कि कांस्टेंट प्राइस पर जो है 3,02,118 करोड़ से आपका वित्त वर्ष 23-24 में ये आपका कितना होने का अनुमान है, 3,21,945 करोड़ का अनुमान है। ठीक है, प्रमुख रूप से आपको जो चीज़ें याद रखनी है, देखिए कि जब हम मेंस के हिसाब से पढ़ते हैं तो मेंस के लिए ये जो आपको मूल्य लिखा हुआ है, वैल्यू, ये भी आपको याद करना चाहिए। और वहीं अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम की तरफ जाते हैं तो आप मुख्य रूप से कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष का जो जीएसडीपी है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है वो आप प्रमुख रूप से याद करते हैं, है ना। और 2 चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक होता है स्थिर मूल्य और दूसरा होता है प्रचलित मूल्य, यानी कि कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस पर हम क्या करते हैं, जीडीपी की गणना करते हैं। ये आप लोगों को पता होगा, है ना। जब हम जीडीपी की गणना जब बेस ईयर यानी कि आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार करें तो वो जो जीएसडीपी हमको मिलेगा वो स्थिर मूल्य पर मिलता है। वहीं अगर आपका आधार वर्ष जो है वो पिछला वर्ष है, जो पिछला वर्ष यानी कि अभी आप पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे 23-24, तो पिछला वर्ष उसके लिए क्या हो जाएगा, 22-23, है ना। तो 2022-23 के आधार पर यदि जीएसडीपी की गणना की जाए तो वो आपका जो है प्रचलित मूल्य पर आपको जीएसडीपी देता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे में ये 2 डेटा आपको प्रमुख रूप से देते हैं। ठीक है, तो बजट जो है वो हमको बिल्कुल पढ़ना है, लेकिन बजट के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीजें जो इकोनॉमिक सर्वे से जो डेटा हमको मिलता है जो आपको याद होना चाहिए, तो दोनों चीजों को एक साथ इस वीडियो में हमने कवर किया है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले यदि हम देखें तो देखिए छत्तीसगढ़ का जो आपका
जीएसडीपी है वो 6.56% की उसमें वृद्धि हमको देखने को मिलती है पिछले वर्ष की तुलना में, ठीक। और वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत का जो आपका जीडीपी है वो 7.32% के जो है स्थिर मूल्य पर उतने की वृद्धि का अनुमान यहां पर है, ठीक। वहीं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो याद रखनी है बजट के हिसाब से भी, तो याद रखिएगा कि 23-24 का इकोनॉमिक सर्वे हमें यह बताता है कि प्रेजेंट में जो जीएसडीपी है छत्तीसगढ़ राज्य का वो आपका 5 लाख करोड़ है, ठीक है। 5 लाख करोड़ की जीएसडीपी हमारी पहुंच चुकी है। पार्ट 1 में जो इस बजट का पार्ट 1 हमने यहां पे जारी किया था उसमें भी हम इस बात को कर चुके हैं, ठीक है। तो याद रखिए कि प्रेजेंट में अभी जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो बजट है उसमें हमने ये देखा कि जो 5 लाख करोड़ है ये जीएसडीपी का आकार है। और हमने ये पढ़ा कि ये जो 5 साल अभी ये जो छठवीं विधानसभा की जो सरकार चल रही है उसने 2028 तक का एक टारगेट लेकर के चला है जिसको हम मिड टर्म टारगेट कहते हैं, ठीक है। जो हमारा 2047 का जो विजन है उसको अचीव करने के लिए एक मिड टर्म टारगेट इन 5 सालों का वो ये है कि 5 लाख करोड़ से लेकर के आपको जो है 10 लाख करोड़ तक का जो जीएसडीपी है छत्तीसगढ़ राज्य का उसको पहुंचाना है, ठीक है। 2028 तक का टारगेट है, यही है मिड टर्म टारगेट, ताकि जो विकासशील राज्य है वो एक विकसित राज्य के रूप में जो है अस्तित्व में आ सके, ठीक है। तो जीएसडीपी की जो वृद्धि है प्रचलित मूल्य पर याद रखेंगे कि 8.93% की दर से ये वृद्धि हमको देखने को मिलती है। ये छत्तीसगढ़ राज्य की जीएसडीपी की हम बात कर रहे हैं, ओके, ठीक। चलिए, तो स्थिर मूल्य पर 6.56 और आपका प्रचलित मूल्य पर 8.93%। फिर बात करते हैं क्षेत्रवार वृद्धि की। तो आप जानते हैं कि क्षेत्रवार जो 3 क्षेत्र होते हैं आर्थिक क्षेत्र, एक आपका प्राथमिक क्षेत्र जिसमें हम कृषि एवं संबद्ध सेवाओं को लेते हैं, संबद्ध क्षेत्रों को लेते हैं, और दूसरा आपका जो होता है वो उद्योग है यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो कि आपका सेकेंडरी यानी कि द्वितीय क्षेत्र में आता है, और तृतीय क्षेत्र में आपकी आती हैं क्या, सेवाएं यानी कि सर्विसेज, ठीक है। तो एक कंपैरेटिव यहाँ पे एनालिसिस के तहत ये ग्राफ आपको दिख रहा है जिसमें कृषि, उद्योग और सेवा का जो भारत और छत्तीसगढ़ है दोनों को यहाँ पर शामिल हमने किया है, ठीक है। तो देखिए क्षेत्रवार जब बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में आपको याद रखना है कि ये आपका जो है ये आपका 3%, ठीक है, 3% का जो है यहाँ पर वृद्धि हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। वहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर में 7% की वृद्धि और यहाँ पर हमको 5% की वृद्धि हमको देखने को मिल रही है, ठीक है ना। सबसे पहले तो देखिए आसान तरीका होता है याद करने का, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है ताकि ये नंबर आपके दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर जो डेसिमल के बाद वाले नंबर्स हैं वो आसानी से आपको याद हो जाते हैं, ओके। तो 3, 7, 5 कृषि, उद्योग, सेवा, इस तरीके से आप याद करिएगा। और उसके बाद फिर 3 के बाद क्या है तो 3.23 है, ठीक है। 7 के बाद क्या है तो 7.13 है, और फिर आपका 5.02 जो है वो आपका सर्विस सेक्टर है, ठीक है। तो ये 3 चीजें आप प्रमुख रूप से ध्यान रखेंगे। वहीं अगर हम लोग भारत की बात करते हैं तो भारत में जो आपका जीएसडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वृद्धि है वो 1.82% है, फिर आपका 7.93% उद्योग का है, और आपका 7.72 आपका क्या है, सर्विस सेक्टर का है। अब ध्यान देने योग्य बात क्या है, देखिए कि प्रश्न जैसे अगर आता है सीजीपीएससी मेंस 2023 में जिसको टारगेट लेकर के हम चल रहे हैं, ठीक है, तो आपको यदि हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि क्षेत्रवार सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलनात्मक अध्ययन कीजिए छत्तीसगढ़ और भारत का, ठीक है। तो ये तुलनात्मक अध्ययन में आपको क्या लिखना है, देखें तुलनात्मक अध्ययन की यदि हम बात करें कंपैरेटिव एनालिसिस इन द सेक्टर वाइज जीएसडीपी ग्रोथ, है ना, इन दी कांस्टेंट प्राइस, ठीक है, इंडिया एंड छत्तीसगढ़। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आया है तो आप यहां पे थोड़ा सा देखिए ध्यान से कि किस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। पहली बात तो ये कि आपको फैक्ट बताना होगा, है ना, तो आप तीनों के फैक्ट बता देंगे कि कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में और आपका सेवाओं में कितना कितना है छत्तीसगढ़ और भारत का। उसके बाद फिर एनालिसिस स्टार्ट करिएगा। एनालिसिस का क्या कहता है, एनालिसिस आपका एक कह रहा है कि आप ध्यान से देखिए कि यहां पर जो कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र में जो वृद्धि हमको देखने को मिल रही है वो भारत में जो कृषि क्षेत्र में जो वृद्धि हमको दिख रही है वो कम है, किसके कंपैरेटिव, आपके छत्तीसगढ़ राज्य के, ठीक। लेकिन इंडस्ट्री में आओगे और आप इसमें आ जाओ किसमें, सर्विस सेक्टर में, इन दोनों में ही आपको जो वृद्धि है वो ज्यादा दिख रही है। यानी कि राज्य की तुलना में, छत्तीसगढ़ राज्य की तुलना में भारत में उद्योग क्षेत्र की जो वृद्धि हुई है इस वर्ष में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 या कहें कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, तो इन दोनों में आपको जो है ज्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है। ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस आप इसको लिख सकते हैं, ज्यादा नहीं, केवल 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आएगा, ठीक है ना।
चलिए उसके बाद फिर देखिए अगले स्लाइड में चलते हैं। अब बात करते हैं क्षेत्रीय योगदान की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो आपका जो पॉइंट हम देखने जा रहे हैं ये आपका प्रीलिम्स हो, वनडे एग्जाम्स हो और मेंस हो, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो देखिए क्षेत्रवार यदि हम लोग योगदान यानी कि कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, सो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर यदि हम देखें, फिर से वही छत्तीसगढ़ और इंडिया दोनों का यहां पर हमने एक साथ लिया है ताकि मेंस के हिसाब से जो क्वेश्चंस आते हैं उस पैटर्न को हम लोग मैच कर सकें। ओके, तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस हम लोग यहां पर फिर से देख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि एग्रीकल्चर का कितना है, 15 है। ठीक है, फिर आपका क्या है, आपका 53 है किसका, उद्योग का, और आपको याद रखना है 31 है किसका, आपका सर्विस सेक्टर का। ठीक है, तो 15, 53 और आपका 31, 15, 53 और 31। दूसरा तरीका याद करने का, एक सर्कल बना लीजिए, कृषि उद्योग और सेवा को यहां पर दिखा दीजिए। ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये पूरा जीएसडीपी का एक 100% आपको दिख रहा है। ठीक है, जीएसडीपी में यदि आप चलते हैं तो देखिए 53% यानी कि 50 से ज्यादा ये किसका है, ये उद्योग से, उद्योग क्षेत्र का है। ठीक है, 50 से ज्यादा कितना है, तो 50 से ज्यादा मतलब 53 है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये देखिए मैंने लिखा उद्योग, ऊ से उद्योग, और यहां पर ऊ का इस तरीके से आप बना दीजिएगा तो 3 तो आपको ऐसे ही आ गया, और फिर आपको पता है कि 50% से ज्यादा है तो भैया 50 और 3 आप जोड़ दीजिए तो 53 हो जाता है। तो इस तरीके से चीजों को हम आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है ना, तो 53.50 फिर से आ रहा है, ये आपका जो है 50 जो है 53% जो है क्या हो जाएगा, उद्योग क्षेत्र का योगदान। फिर सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का रहा, तो कृषि क्षेत्र का रहा। कृषि का जो क्षेत्र का आपका रहा वो कितना रहा, तो आपका 15% है, 15.31। ठीक है, 15.32 सॉरी 15.32। ओके, तो ये भी आसानी से याद हो सकता है। और फिर आपका सेवाओं में आ जाते हैं, तो सेवाओं का कितना है, तो 31.19 आपको याद रखना है, 31.19। चलिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये ग्राफ बना करके है ना, चार्ट बना करके, या फिर आप इस तरीके से सर्कल बना करके चीजों को आसानी से याद कर सकते हो। याद रखिएगा ये जो हम क्षेत्रीय योगदान पढ़ रहे हैं ये आपका स्थिर मूल्य के आधार पर हम देख रहे हैं। ओके, है ना, तो प्रमुख रूप से याद रखें कि 15%, 53% और 31%। क्वेश्चंस जो आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, एक तो पूछता है कि सर्वाधिक योगदान किसका रहा, न्यूनतम योगदान किसका रहा। फिर आपका एक कंपैरेटिव एनालिसिस मेंस के हिसाब से अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पूछेगा कि किस क्षेत्र का योगदान कितना रहा, एक सिंपल सा क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का लेकर के, और उसके अलावा छत्तीसगढ़ और भारत दोनों का एक कंपैरेटिव एनालिसिस जैसा हमने पिछले वृद्धि वाले चैप्टर में किया वैसे ही यहां पर भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए बढ़िया आगे। तो ये क्षेत्रवार वृद्धि आप इसको याद रखिएगा। फिर बात करते हैं हम लोग किसकी, प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं, है ना। प्रति व्यक्ति आय जो हम देख रहे हैं इसमें आप देखिएगा कि प्रति व्यक्ति आय जो है छत्तीसगढ़ में, एक तो ये कि 23-24 का ये डेटा हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो 23-24 का जो डेटा है वो ये कहता है कि इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार जो छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय 1,47,361 रुपए प्रति व्यक्ति आय है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में, यानी कि वर्ष 2022-23 की बात करें तो वर्ष 2022-23 में 1,37,000 है ना, 1,37,000 और आपका जो है 1,37,000 और 379 ऐसा कुछ रुपए था। ठीक है, या 197 कुछ रुपए था, एक बार देख लीजिएगा उसको। तो 1,37,000 आप दिमाग में रखिएगा, और अभी कितना है, तो AK-47 है। ठीक है, AK-47 है यानी कि 147 है, ऐसा याद रखिएगा। तो 147 है ना, 1,47,361 ये जो है आपका क्या हो रहा है, वृद्धि को दिखा रहा है। 1,37,000 कुछ था जो कि 1,47,000 यानी कि आपका क्या 7.31%, 7.31% की वृद्धि यहां पर देखने को मिल रही है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। वहीं भारत की बात करोगे तो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है 2023-24 के अनुसार वो 1,85,854 है, 1,85,854, बहुत आसान है याद करना। और ये कितना है, तो ये 7.9 है। ठीक है, ये 7.9% की वृद्धि आपको दिखा रहा है ना। चलिए, तो ये प्रति व्यक्ति आय ये आप याद रखिएगा। और अब हम बात करते हैं मुख्य रूप से, चलिए बजट में, है ना। इकोनॉमिक सर्वे के कुछ डेटा हम लोगों ने पढ़े क्योंकि वो बजट में उन चीजों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करते हैं बजट के बारे में। जो बजट 2024-25 लाया गया है उसमें जो प्रमुख रूप से हमारा लॉन्ग टर्म जो टारगेट है वो क्या है, तो वो है अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन एट 2047। ठीक है, ये हमारा प्रमुख क्या है, प्रमुख आपका टारगेट है। और उस टारगेट को अचीव करने के लिए एक मिड टर्म टारगेट है ना, यानी कि एक मध्यम अवधि का टारगेट यहां पर बनाया गया है। मध्यम अवधि का टारगेट क्या है कि हमें इन 5 सालों में
अभी जो वर्तमान सरकार जो काम करना अभी चालू करी है ना 2023 में, वो 5 सालों में यानी कि 2028 तक जीएसडीपी को 5 लाख करोड़ से कहां तक पहुंचाने वाली है, 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने का एक टारगेट हम लेकर के चल रहे हैं। और इसके लिए हमने जो रोड मैप तैयार किया है उसमें क्या है, तो उसमें 10 आधारभूत रणनीतिक स्तंभ के बारे में यहां पर बात करी गई है। 10 फंडामेंटल स्ट्रेटजिक पिलर्स, ठीक है, इसके बारे में यहां पर हम बात करने वाले हैं। और इसका पूरा डिटेल जो है हम पार्ट 1 में देख चुके हैं, है ना। बजट का ही पार्ट 1 आप देख लीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। यहां पर इन 10 आधारभूत रणनीतिक स्तंभ के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। वो 10 आधारभूत स्तंभ कौन कौन से हैं, तो देखें, ये 10 आधारभूत स्तंभ में सबसे पहला पॉइंट आपका आता है ज्ञान, ठीक है। ज्ञान जिसके बारे में हमने कहा कि क्या, तो एक आपका हो जाता है क्या, गरीब, फिर युवा, अन्नदाता और क्या, नारी। समाज के इन 4 वर्गों को लेकर के आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु तय करते हुए इनके विकास के लिए काम करने की बात इस बजट में प्रमुख रूप से कही गई है। ओके, क्योंकि इनका अगर विकास करते हैं तो इनके विकास से ही छत्तीसगढ़ का विकास तेजी से हो पाएगा। यानी कि प्रमुख केंद्र बिंदु कौन है, तो ये 4 हैं। इसके अलावा तकनीक आधारित रिफॉर्म और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास। इस बार के बजट में एक तो ये कि ये जो बजट है हमारा वो पहला पेपरलेस डिजिटल बजट है, ठीक। और दूसरी बात ये कि टेक्नोलॉजी को बहुत प्रमुख रूप से यहां पर जो है ध्यान में रखा गया है कि अगर तेजी से विकास चाहिए तो उसके लिए हमको लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल बिल्कुल चलन में है, और दूसरी बात फिर आपका जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऐसे बहुत सारे टेक्निकल जो आपका अभी चल रही हैं गतिविधियां, उसको हम विकास को तेज करने के लिए प्रयोग में लाएं, उसको अप्लाई करें, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में इसको इंप्लीमेंट करने की बात इस बजट में कही गई है। फिर तीसरा पॉइंट आपका आता है तमाम चुनौतियों के बीच अधिकाधिक पूंजीगत व्यय। जी हां, यहां पर कैपेक्स की बात की गई है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की बात करी गई है। पूंजीगत व्यय आपको पता होगा कि जो सरकार जो है वो पैसा कमाने के उद्देश्य से जो निवेश करती है तो वहां से जो हमको मिलता है, ठीक है, वो पूंजीगत आय है, और उस पर निवेश जो हो रहा है वो पूंजीगत व्यय है, ठीक है। तो उसको अगर हम ज्यादा रखें, है ना, मैक्सिमम पूंजीगत व्यय हो, तो उससे आने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। कहने का मतलब ये कि एक स्टडी के आधार पर, जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा था, ये कहा गया है कि कैपेक्स में यदि हम 100 रुपए लगाते हैं तो उससे जीडीपी जो है वो 247 रुपए बढ़ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से एक स्टडी कहता है, और इसी आधार पर यह पूंजीगत व्यय को बढ़ाने की बात यहां पर इस बजट में की गई है। फिर प्राकृतिक संसाधनों का यानी नेचुरल रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, इसके बारे में भी बात की गई ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके और फिर सही तरीके से यहां पर विकास संभव हो। फिर नंबर 5 है अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र की नई संभावनाओं पर जोर। इकोनॉमिक्स का न्यू अपॉर्चुनिटी यहां पर, है ना, मेनली सेवा क्षेत्र में, है ना, या फिर कहें कि जैसे कि आजकल जो है पर्यटन, एक टूरिज्म, इको टूरिज्म सर्किट एक बहुत ज़्यादा हमारे पास संभावनाएं हैं छत्तीसगढ़ राज्य में, तो उसको ज़्यादा डेवलप करने की बात यहीं पर की गई है, ठीक है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करी गई है, वेडिंग डेस्टिनेशन, इस तरीके से अलग अलग डेस्टिनेशन के तौर पर इसको डेवलप करना, और इस प्रकार से पर्यटन को बढ़ावा देते हुए जो है क्या करना है, आर्थिक विकास करना है, ये एक बिंदु यहाँ पर रखा गया है। फिर नंबर 6, सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश भी सुनिश्चित करना। यहां पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की बात यहां पर करी गई है। ओके, फिर बस्तर सरगुजा की ओर भी देखो। बस्तर और सरगुजा छत्तीसगढ़ के उत्तर और दक्षिणी क्षेत्र हैं, जिसमें आपको अपार संभावनाएं मिलती हैं। खास तौर पे वन्य क्षेत्र की बात करो तो वन संसाधनों से परिपूर्ण क्षेत्र है, जनजातीय संस्कृति से परिपूर्ण क्षेत्र है। तो इन दोनों को विशेष रूप से ध्यान में रख करके आर्थिक विकास की बात यहाँ पे करी जा रही है। वहीं मध्य क्षेत्र की बात करो तो मध्य क्षेत्र में कृषि की संभावनाओं को ज्यादा ध्यान दिया जाने की बात यहाँ पर की गई है बजट में। फिर एक बात आती है डीडीपी की बात, है ना। डीडीपी के बारे में भी डिटेल हम लोग बात किए थे कि डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट्स, इसके तहत छत्तीसगढ़ को एक साथ नहीं बल्कि 3 क्षेत्रों में बांट दिया गया। उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। यह भी पूरा हमने डिस्कशन किया हुआ है पार्ट 1 में, आप देख सकते हैं। इसमें यह था कि डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट, यानी कि ये कि केवल
डेवलपमेंट के लिए कोई योजना जो बनाई जाए तो एक योजना बना करके पूरे छत्तीसगढ़ में लागू ना करके एक 3 अलग अलग क्षेत्र बना दिए जाएं और 3 क्षेत्रों में डिवाइड करके, फिर क्योंकि अलग अलग क्षेत्र है तो उनकी विशिष्टताएं, उनकी विशेषताएं अलग अलग हैं, उनकी संभावनाएं अलग हैं, तो उसके आधार पर योजना भी अलग अलग होनी चाहिए। इस प्रकार से ये डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट्स आपके बना दिए गए ताकि हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम कर सके, सभी क्षेत्रों में विशेष रूप से ध्यान दे सके। ओके, फिर आपका नंबर 9, ये आपकी छत्तीसगढ़ी संस्कृति का विकास। जाहिर सी बात है, राज्य का विकास करना है। राज्य वो होता है जिसकी अपनी एक संस्कृति होती है, ठीक है, तो संस्कृति को बढ़ावा देने से भी छत्तीसगढ़ राज्य का विकास होगा। फिर क्रियान्वयन का महत्व, केवल हवा हवा में बात नहीं की गई है इस सरकार के द्वारा प्रमुख रूप से इस बजट में। अगर देखा जाए तो कहने का मतलब ये कि ये जो रोड मैप तैयार हुआ है तो उसके लिए क्रियान्वयन का क्या महत्व है, कैसे उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, किस तरीके से एक छत्तीसगढ़ काउंसिल का गठन किया जाएगा क्रियान्वयन के लिए, यह बात उसमें बताई गई है। ओके, तो ये अगर आपने डिटेल पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल उस वीडियो को देख लेना, इसके बारे में पूरा विस्तार से हमने चर्चा वहां पर की है, किस तरीके से आंसर लिखना है वो सारी चीजों पर हम लोगों ने चर्चा की है। ओके, चलिए बजट की अन्य विशेषताओं में हम लोग चलते हैं आगे। देखिए, जो बजट की विशेषताएं हैं उसको मोदी की गारंटी का नाम दिया गया है, ठीक है, जो एक चुनावी जो भी इनकी घोषणाएं थी उसके आधार पर और इस राज्य के त्वरित विकास के लिए जो फैसले जो है गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं उसको। तो ये प्रश्न जैसे कि आ सकता है कि मोदी की गारंटी की प्रमुख बातें क्या क्या हैं उसके बारे में बताइए, मतलब कि बजट 2024-25 में, ठीक है, तो ये प्रश्न आ सकते हैं। तो आपको प्रमुख रूप से क्या क्या चीजें याद रखनी है, देखिए अपने प्रश्न के उत्तर में क्या क्या समाहित करना है। देखिए, अब यहां से थोड़ा सा फैक्चुअल हम लोग चलते चलेंगे, डेटा बेस्ड आपको यहां पे पढ़ना है। देखें, प्रमुख रूप से जितने भी आपको यहां पर योजनाएं दिखेंगी उन योजनाओं से संबंधित आप अलग से प्रश्न तैयार करिएगा। सीजीपीएससी मेंस में इनसे संबंधित बिल्कुल प्रश्न आपको अलग से बनेंगे। जैसे कि आप मान के चलिए कि आपको प्रश्न पत्र में महतारी वंदन योजना जरूर मिलेगा, ठीक है ना, 100% गारंटी। आई बात समझ में कि नहीं, ठीक है ना, 100% गारंटी। अरे भाई मेरी नहीं है, मोदी की गारंटी है, ठीक है। चलिए, तो महतारी वंदन योजना जरूर यहां से एक प्रश्न आपको मिलने वाला है, बिल्कुल इसके लिए याद कर लीजिएगा। मतलब कि आपको 2 मार्क्स या 4 मार्क्स के करने हैं, बहुत बड़े लॉन्ग आंसर आपको नहीं करना है। उसके अलावा कृषक उन्नति योजना, ये आपको याद रखना है क्योंकि इस पर जो बजट पेश किया गया है उसमें सबसे ज्यादा जो प्रावधान किया गया है बजट का वो इसी कृषक उन्नति योजना के लिए प्रावधान किया गया है। जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ज्ञान की हमने बातें की है ना, ज्ञान मतलब कि GYAN, ठीक है, गरीब, युवा और आपका अन्नदाता और नारी, ठीक है। तो वो जो ज्ञान है उसमें जो गरीब वर्ग है या फिर इसमें जो अन्नदाता यानी कि किसान, ठीक है, तो ये जो किसान है उनके लिए, उनकी उन्नति के लिए, जैसा कि केंद्र सरकार ने भी कहा है कि हमको उनकी जो आय है उसको दोगुना करना है, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कृषक उन्नति योजना पर सबसे ज्यादा बजट का प्रावधान इस बार किया गया है, ठीक है। तो इन सब प्रमुख बातों को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो इसके तहत एक तो ये कि 18 लाख घरों के निर्माण के लिए प्रावधान किया गया है। तो 2 चीजें हैं यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना में। नंबर 1 कि इस बार के बजट में यानी कि बजट 2024-25 में इसमें 8,369 करोड़ का प्रावधान यहां पे किया गया है और पिछले जो काम कुछ पेंडिंग है उसको देखते हुए 2023-24 का द्वितीय एक अनुपूरक बजट जो लाया गया, यानी कि 2023-24 का जो सप्लीमेंट्री बजट जो आया उसमें अलग से 3,799 करोड़ का आपका जो है प्रावधान और किया गया है। यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल मिलाकर के लगभग जो है आप देख सकते हैं 8,000 ये हो जा रहा है और 3,000 ये हो जा रहा है, ठीक है। तो 8, 9, 10, 11 लगभग 11, 11.5 या 12,000 के करीब जो है यहाँ पे आपको प्रावधान किया गया है, ठीक है। फिर महिलाओं के सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना इस बार सरकार के द्वारा चालू की गई, इस बजट में उसके लिए प्रावधान किया गया है कि महतारी वंदन योजना, जिसके तहत आपका क्या प्रति वर्ष 12,000 रुपए की सहायता का प्रावधान यहां पर किया गया है, ठीक है। पोषित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह कार्य हो रहा है, ओके, है ना। तो मैं आपसे जरूर कहूंगा कि महतारी वंदन योजना से संबंधित एक प्रश्न तैयार करें, 2 मार्क्स 4 मार्क्स का, लेकिन लॉन्ग आंसर जो इसको ध्यान में रखते हुए पूछा जा सकता है, ठीक, वो लॉन्ग आंसर क्या होगा? वो लॉन्ग आंसर यही हुआ कि महिला सशक्तिकरण हेतु विशेष क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इस प्रकार से एक प्रश्न बन सकता है, ठीक है। व्हाट आर दी स्पेशल एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट, द प्रेजेंट गवर्नमेंट, ओके, फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट, है ना। तो ये एक लॉन्ग आंसर बन सकता है। जरूर आप महिला सशक्तिकरण से संबंधित मैं तो कहूंगा कि पूरा एक निबंध लिख लीजिए आप,
ठीक है ना। एक ऐसे आप राइटिंग लिख लीजिए तो वो पेपर 2 भी तैयार हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर ये आपका क्वेश्चन का आंसर भी तैयार हो जाएगा। ओके, चलिए फिर तीसरा कृषक उन्नति योजना, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर के जो कृषक हैं इस जो अभी आपके 24.72 लाख से अधिक कृषक परिवार यहां पर है, तो इनको इससे लाभ होगा, ठीक है। और गत वर्ष की तुलना में ये कितना अधिक है, तो 2,30,000 अधिक किसान इसमें लाभान्वित होंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हम देखें ना कि कुल कृषक कितने रजिस्टर्ड हैं, या ये कहूं कि कितने किसानों से इस वर्ष मान के चलिए कि एमएसपी पर धान खरीदा गया 107 लाख मीट्रिक टन, ठीक है, तो वो आपका 24.72 लाख किसानों से इतना जो है रजिस्टर्ड किसान है, इनसे ही ये आपका जो है खरीदा गया है एमएसपी पर धान, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो एक अलग बात हो गई। इसके अलावा तो ये 3 प्रमुख बातें, सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आपको पूछ लिया जाए कि बजट की प्रमुख विशेषताओं के बारे में लिखिए, तो ये 3 पॉइंट सबसे पहले आप लिखिएगा, ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक। देखिए बहुत शानदार एक ये पूरा पीडीएफ आपको दिखने वाला है, बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से सरकार के द्वारा जो है इस बजट को पेश किया गया, और बजट में जो है ये प्रमुख बिंदुओं को अलग से स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है। चलिए, दूसरी एक महत्वपूर्ण योजना जो अभी प्रेजेंट सरकार की चल रही है, केंद्र सरकार की, जिसमें हम लोगों ने जल जीवन मिशन के बारे में बात करते हैं, हर घर नल योजना की बात करते हैं, तो उसके लिए भी उसकी आपूर्ति के लिए 4,500 करोड़ का प्रावधान यहां पर किया गया है। ओके, 4,500 करोड़ रुपए का प्रावधान। तेंदुपत्ता संग्राहकों को अब तक 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा, है ना, पर स्टैंडर्ड बोरा दिया जाता था, लेकिन इस वर्ष से अब इसको बढ़ा करके 5,500 रुपए कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। खास तौर पे अगर देखा जाए तो वनडे एग्जाम में बिल्कुल इसको पूछने के चांसेस बनते हैं, यहां से बिल्कुल प्रश्न आने वाला है, मान के चलिए, ठीक है। चाहे वो आप सीजीपीएससी का कोई एग्जाम दे रहे हो या फिर आप व्यापम का एग्जाम दे रहे हो, याद रखिएगा तेंदुपत्ता जो कलेक्टर्स हैं, जो कि वन जाकर के तेंदुपत्ता संग्राहक के तौर पे तेंदुपत्ता कलेक्ट करके लेकर के आते हैं, उनको प्रति बोरा जो मानक बोरा होता है तेंदुपत्ता का 50,000 पत्तों का, उसके लिए 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा अब ये तय हुआ है भुगतान करने का। ओके, चलिए फिर एक महत्वपूर्ण बात आती है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना। इस पर भी एक आप बिल्कुल इस योजना के बारे में अलग से आप आंसर तैयार कर लीजिएगा, इसके भी आने के चांसेस ज्यादा हैं। इसके तहत क्या किया जा रहा है, इसके तहत ये तो एक तो ये बात कि 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है बजट में। दूसरी बात ये आपको याद रखना है कि इन जो कृषि भूमि नहीं है, ऐसे भूमिहीन मजदूरों को जो प्रति वर्ष 7,000 रुपए दिया जाता था, वो 7,000 रुपए प्रति वर्ष जो है वो बढ़ा करके 10,000 रुपए कर दिया गया है। ओके, कितने रुपए कर दिए गए हैं? 10,000 रुपए कर दिए गए हैं, याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट आपका देखिएगा प्रदेशवासियों के लिए एक बहुत ही प्रमुख यहां पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, यहां से भी बिल्कुल आपको प्रश्न आने की संभावना बिल्कुल है इस बार के सीजीपीएनसी मेंस 2023 में। ओके, है ना, 35 करोड़ रुपए का प्रावधान ये किया गया है। ठीक है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आखिर में हम मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं विथ मॉडल आंसर। ठीक है, कि क्या क्वेश्चन हो सकता है, उसका आंसर क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। ओके, तो जरूर देखिएगा। युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का क्रियान्वयन का प्रावधान किया गया है। राज्य की राजधानी क्षेत्र यानी कि SCR, जिसमें प्रमुख रूप से राज्य राजधानी क्षेत्र स्टेट कैपिटल रीजन जैसे कि आपका NCR दिल्ली है ना, वैसे ही स्टेट कैपिटल रीजन यहां पर डेवलप करने की बात कही गई है। और ये कौन सा होगा स्टेट कैपिटल रीजन? तो ये आपका होगा भिलाई रायपुर, है ना, भिलाई रायपुर, ये आपका स्टेट कैपिटल रीजन होगा, याद रखेंगे। तो इसके विस्तार के लिए, विकास के लिए एक विस्तृत योजना का प्रावधान यहां पर किया जा रहा है। ओके, फिर नेक्स्ट आपका आता है इन्वेस्ट छत्तीसगढ़। जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की बात करी गई है, तो इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ के लिए कितना? तो 5 आपको याद रखना है। ठीक है, 5 करोड़ आपको याद रखना है। राज्य के 5 शक्तिपीठों के विकास की विस्तृत योजना बनाने हेतु 5 करोड़ का प्रावधान यहां पर किया जा रहा है। ठीक है ना, 5 करोड़ का प्रावधान किसके लिए? शक्तिपीठों के लिए। ये शक्तिपीठ कौन कौन से हैं जरा मैं आपको बता दूं। तो देखिए, ये रहा हमारा छत्तीसगढ़, है ना, ये जो छत्तीसगढ़ है इसमें आप प्रमुख रूप से ऊपर चले जाइए सूरजपुर, तो सूरजपुर में आपको कुदुरगढ़ी माता का मंदिर मिलेगा। ठीक है, तो ये वन माता कुदुरगढ़ी माता, ठीक, इसको एक शक्तिपीठ बनाया जाएगा। फिर आप सूरजपुर से थोड़ा नीचे आ जाते हो तो आप चलिए कहाँ,
शक्ति जिले में चंद्रपुर, और चंद्रपुर में आपका चंद्रहासिनी माता का मंदिर है ना, वो उसको आप याद रखेंगे, चंद्रहासिनी माता का मंदिर। फिर आपका रतनपुर आ जाइए, रतनपुर बिलासपुर, तो रतनपुर बिलासपुर में जो है आपका महामाया मंदिर आपको एक मिल जाता है। फिर नीचे आ जाए राजनांदगांव का डोंगरगढ़, तो यहाँ पर आप जानते ही हैं बमलाई माता, बमलेश्वरी माता का टेम्पल है। ओके, और उसके बाद फिर नीचे चले आए तो दंतेवाड़ा चलिए, दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता का मंदिर। ओके, तो ये 5 जो माताओं के मंदिर हैं, है ना, इसको जो है क्या किया जा रहा है, 5 शक्तिपीठ के तौर पे इसको विकसित किए जाने की बात यहां पर करी जा रही है। ओके, चलिए फिर देखिए हम बात करते हैं अब बजट में फिस्कल जो स्टेटस है उसके बारे में बात करते हैं। राजकोषीय स्थिति की बात की जाए तो पहली बात तो यह कि इस बार जो बजट है उसमें कोई भी जो पिछला जो कर चल रहा था उसमें किसी भी में भी कर में वृद्धि की बात नहीं की गई है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि किसी भी प्रकार का कोई भी नया कर जो है वो नहीं लगाया गया है। ठीक है, कोई भी नया कर नहीं यहां पर लगाया गया है। क्लियर। फिर देखें कि बजट में पिछले वर्ष के अनुमान की तुलना में राज्य का जो अपना राजस्व है, ठीक, स्टेट्स ओन रेवेन्यू, ठीक, इसमें 22% का जो है वृद्धि का अनुमान यहां पर लगाया गया है, 22% ग्रोथ। ओके, देन उसके बाद फिर आपका आता है क्या, राज्य का शुद्ध राजकोषीय घाटा। अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो शुद्ध जो आपका घाटा यहां पर हमको दिख रहा है, राजकोषीय घाटा, वो 16,296 करोड़ होने का अनुमान है, जो कि जीएसडीपी का कितना परसेंट है, 2.90% है। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी स्थिति में जो घाटा होता है वो 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। जो राजकोषीय घाटा है वो किसी भी स्थिति में 3% से ज्यादा नहीं है, तो वो एक अच्छी स्थिति में है, उतना आपका चलता है, मान के चले, ठीक है, इतना होना ही चाहिए। तो ये आपका 2.90% है, जो कि काफी अच्छी बात है छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो। ओके, तो ये फिस्कल डेफिसिट की बात हो गई। इसके बाद फिर बात करें राजकोषीय स्थिति में कि कुल आपका राजस्व आधिक्य कितना है ना, तो राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय दो चीजें होती हैं। तो यहां पर यदि आपका जो है आधिक्य है, मतलब ये ही कि आपका क्या, आपका आय जो है वो ज्यादा है और जो व्यय है वो कम है। तो यहां पर जो आपका राजस्व आधिक्य यानी कि रिवेन्यू सरप्लस है, ये आपका कितना है, तो ये रिवेन्यू सरप्लस जो है वो 1060 करोड़ रुपए अनुमानित है 23-24 के अनुसार। ओके, देन आपका वित्त वर्ष 24-25 के लिए राज्य का जो पूंजीगत व्यय है ना, अभी हमने राजस्व की बात करी, ठीक है। देखिए जब हम लोग बजट की बात करते हैं, है ना, जब हम बजट की बात करते हैं तो दो चीजें होती हैं, एक होता है राजस्व बजट, ठीक है, और दूसरा होता है पूंजीगत बजट। ओके, है ना, एक होता है रेवेन्यू बजट और दूसरा होता है आपका कैपिटल बजट। ओके, और फिर इसमें दो चीजें होती हैं, क्या दो चीजें होती हैं, एक आपका होता है क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि राजस्व प्राप्ति, ठीक, राजस्व प्राप्ति, और इसके अलावा होता है क्या, राजस्व जो है व्यय यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वैसे ही सिमिलरली पूंजीगत में आते हो तो एक आपका हो जाता है पूंजीगत आय यानी कि आपका रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। ओके, ये आप याद रखिएगा, और दूसरा जो होता है वो होता है क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय। ओके, है ना, तो ये चार चीजें प्रमुख रूप से होती हैं। तो इसके पहले हमने जो ऊपर देखा वो राजस्व के बारे में देखा, अब पूंजीगत के बारे में बात करते हैं। तो जो कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय, ये 22,300 करोड़ रुपए, ठीक, ये अनुमानित है, और वहीं ये कितना है, तो कुल बजट का 15% है। ठीक है, कुल बजट का कितना परसेंट है, 15% है, जो कि ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि तेजी से विकास करने के लिए आपका क्या होना चाहिए, कैपेक्स जो है वो ज्यादा होना चाहिए या मैक्सिमम होना चाहिए, ऐसी बात हमने अभी करी थी। ठीक है, तो कम से कम ये आप मान के चलिए कि 15 से 20% तक का आपका होता है, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, पिछले वर्ष के बजट में ये आपका 20% अधिक है ये,
ओके, पिछले वर्ष के बजट से 20% अधिक है। और इस बार का जो बजट पेश हुआ है, अच्छा मैं आपको बता दूं कि बजट का आकार कितना है। बजट का जो आकार है वो 1,47,500 करोड़ है, जो कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, उसको आप देख लीजिएगा। तो वो 1,47,500 करोड़ का जो टोटल बजट इस बार पेश किया गया है, उसका 15% जो है वो आपका पूंजीगत व्यय में जो है 22,300 करोड़ रुपए हमको देखने को मिल रहा है। ठीक, पिछले 5 वर्षों के औसत अगर पूंजीगत व्यय की बात करें तो ये 12% अधिक है ना। पिछले लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये 20% ज्यादा है, और पिछले 5 साल के कंपैरिजन में एवरेज जो है ये आपका कितना 12% ज्यादा है। ओके, चलिए फिर बात करते हैं हम लोग राजकोषीय स्थिति की। राजकोषीय स्थिति मैं आपको बता दूं कि पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल पर अगर जुड़े हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो पाथ आईएएस एकेडमी के इस टेलीग्राम चैनल में आप ऐड हो जाइएगा, ठीक है। और लास्ट में आपको डिटेल मिल जाएगा, क्यूआर कोड हम दे देंगे लास्ट में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो के नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। चलिए राजकोषीय स्थिति की अगर हम लोग बात करते हैं, है ना, तो फिस्कल जो स्टेटस है इसमें ये भी जो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, उसी चीज को यहाँ पे ग्राफ से हमने प्रेजेंट किया है। ये देखिए, ये आपका जीडीपी जीएसडीपी को बता रहा है, ठीक है, जिसमें आप दो चीजें देखते हैं, एक आपका ईयर बाय ईयर आपका इंडिया का जो ग्रोथ हो रहा है वो हमने यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। और ये जो कलर आपको दिखाई पड़ रहा है ये किसके लिए है, छत्तीसगढ़ के लिए है, ठीक है। तो ये वृद्धि को बता रहा है कि जो फिस्कल स्टेटस है उसमें जो वृद्धि हो रही है उन चीजों को, जैसे कि रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि राजस्व जो प्राप्ति है, राजस्व प्राप्ति में जो अगर देखा जाए तो ये आपका इंडिया का जो ब्लू कलर है वो इंडिया का है, तो इसमें आपका राजस्व प्राप्ति में 14% की वृद्धि, और आपका जो है छत्तीसगढ़ में 19% की वृद्धि। इंडिविजुअल सभी के वृद्धि को यहाँ पे दर्शाया गया है। मैं एक बार पढ़ लेता हूं बस, बाकी आप पीडीएफ में देख लीजिएगा क्योंकि फैक्ट है ना, और इसमें ज्यादा कुछ बताने का है नहीं। हाँ, मेंस के हिसाब से आंसर कौन सा आप समझ ही गए होंगे, कंपैरेटिव एनालिसिस, ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन, ऐसा एक प्रश्न आ सकता है। ओके, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में 4% की वृद्धि हो रही है आपका किसमें, राजस्व के खर्च में, राजस्व के व्यय में, और इंडिया में 22%, ठीक। फिर टोटल एक्सपेंडिचर जो यहां पर आ रहा है वो 6% की वृद्धि, और इसमें 21% की वृद्धि है छत्तीसगढ़ में। और फिर कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत जो व्यय है वो आपका 9% छत्तीसगढ़ में, और 20% किसमें आपका 20% जो है इंडिया भारत का 9% और छत्तीसगढ़ का कितना 20%। ओके, इस तरीके से याद रखें। वहीं जीएसडीपी की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो है 10% वृद्धि, और इंडिया में 10% और छत्तीसगढ़ में 11%, ठीक है ना, इस तरीके से याद रखिएगा। चलिए चलिए बजट के अनुमान और साल दर साल वृद्धि की बात करते हैं, क्योंकि यहां से भी मेंस में प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है ना। तो मेंस में जो आपको यहां पे प्रश्न पूछा जाएगा उसके आधार पर एक ग्राफ यहां पर बना हुआ है, ठीक, जो ईयर बाय ईयर आपको बता रहा है कि किस तरीके से बजट का आकार आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। बजट का आकार यदि हम लोग देखें 2019-20 में, तो 2019-20 में ये 90,910 था, वही 20-21 में 95,650, फिर ये आपका 97,000, फिर 22-23 में 1,04,000 करोड़ रुपए में है, याद रखिएगा ये 1,04,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। 23-24 में ये 1,21,500, और वहीं आपका जो है 24-25 में इस बार जो है 1,47,500 करोड़ रुपए, ये हमको याद रखना है। और एग्जैक्ट कितना है तो 1,47,446 करोड़ रुपए का यहां पे वृद्धि हमको देखने को, मतलब कि बजट का आकार हमको देखने को मिल रहा है। और वृद्धि की बात करोगे तो ये आपका जो 23-24 है उसकी तुलना में 24-25 में कितने % की वृद्धि को बता रहा है, 22% की वृद्धि को बता रहा है। ओके, चलिए ये यहां पर वही चीजें जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ी अलग अलग ग्राफ में, वो सब पूरा एक टेबल में यहां पे बना करके दिया हुआ है ना। कुल आय जो है समस्त स्रोतों से जो कुल आय हमको मिली उसके हिसाब से 1,47,500 करोड़ रुपए ये कुल आय आपका हो जा रहा है, जो कि 22% का वृद्धि है, ठीक, पिछले वर्ष की तुलना में। कुल व्यय की बात करोगे यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर की, तो वो 1,47,446 करोड़, ठीक है। तो कुल आय इतना, कुल व्यय इतना, है ना, तो ये राजस्व अधिक है। और फिर राजस्व व्यय में आते हो, ठीक है, तो राजस्व व्यय में आपका 1,24,840 हो गया, पूंजीगत व्यय 22,300 जो कि 20% वृद्धि, और उस वृद्धि आप देख लीजिएगा। फिर ये आपका रेवेन्यू सरप्लस, और ये आपका क्या है, फिस्कल डेफिसिट, जो कि हमने पढ़ा कि 16,296 करोड़ रुपए का आपका घाटा, ठीक। और जीएसडीपी की बात करेंगे तो टोटल जीएसडीपी का जो आकार है वो भी आप पढ़ चुके हो, 5 लाख करोड़, जिसमें आपको अनुमानित कितना बताया जा रहा है, 5,01,00,000
61,736 करोड़ रुपए, जो कि 11% का विकास बताता है। ओके, फिर देखें वित्त वर्ष 2024-25 की प्राप्तियों की यदि हम लोग बात करते हैं तो प्राप्तियों में देखिए अन्य प्राप्तियां, आय की जो प्राप्ति है वो 1,25,900 और पूंजीगत प्राप्तियां कितनी 21,600। ठीक है, तो प्रश्न ऐसा आता है कि कुल राजस्व प्राप्ति में किसका कितना परसेंट योगदान है। तो याद रखिएगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि राजस्व प्राप्तियों का योगदान पूरा 85% रहा है, यानी कि मैक्सिमम रहा है। फिर वहीं बात करें पूंजीगत प्राप्तियां तो ये कितना परसेंट है, आपका 15% है। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। ओके, है ना, तो ये तीन चीजें आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर इतनी बातें। चलिए उसके बाद फिर देखें राज्य का जो अपना राजस्व है वो 46% रहा है। राज्य का स्टेट ओन रेवेन्यू वो 46% रहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक, फिर ये जो 54% है वो क्या है, ये 54% जो आप देख रहे हैं ये वो है जिसमें आपको शेयर ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ यूनियन टैक्सेस यानी कि केंद्र के जो कर हैं उसमें से कितना आपका राज्य को मिला। और दूसरी बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार से प्राप्त जो अनुदान है वो उन चीजों को ले लीजिए तो ये आपका 54% आपका है, यानी कि भारत सरकार से जो स्थानांतरण हुआ, ठीक है, वो आपका कुल राजस्व प्राप्तियों का 54% है, ऐसा आपको याद रखना है। ठीक है, ये प्रमुख चीज हो गई। फिर तीसरा जो 15% आप देख रहे हैं ये क्या है, 15% जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या बता रहा है, ये आपका जो बता रहा है वो ये है कि नेट पब्लिक डेब्ट आपको बता रहा है, यानी कि जो लोक ऋण है ना, लोक ऋण जो लिया गया, ठीक, वो आपका टोटल आपको बता रहा है कितना 19,750 जो कि 91% है। ठीक है, 19,750 ये आपको याद रखना है, जिसमें आपका नेट पब्लिक अकाउंट रिसिप्ट ये आपको हमने यहां पे अलग से लिख दिया और रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस ये आपका यहां पर आ रहा है। क्लियर इतनी बातें। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय की यदि बात की जाए तो लोन और एडवांसेस में 306 जो है करोड़ में, और फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय में 15% का यहां पर हमने अभी देखा 22,300 करोड़ रुपए। ठीक है, और वहीं रेवेन्यू यानी कि राजस्व में 85% यानी कि 1,24,840 124,840 इस तरीके से प्रश्न आप जो है आप नंबर्स को याद करिएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रश्न आएंगे। फिर अब देखिए बजट जो हम बात कर रहे हैं तो इसमें आप विभागवार देखते हैं। ठीक है, कौन कौन से विभागों को कितना बजट दिया गया, पिछले बार की तुलना में कितना ज्यादा है, ये सब हम लोग यहां पर देख रहे हैं। तो अब यदि देखें तो महिला एवं बाल विकास विभाग, ठीक है, एक तरफ जहां महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है सरकार, तो इसके आधार पर आप देख सकते हो कि महिला एवं बाल विकास विभाग ये जो डिपार्टमेंट है इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 3,008 करोड़ रुपए का जो है ज्यादा प्रावधान किया गया है, मतलब कि 112% की वृद्धि हमको देखने को मिलती है। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक, 3,008 ज्यादा है यानी कि 112% ज्यादा। ठीक है, ये आप देख सकते हो पिछले वर्ष 2,600 कुछ आपका बजट का प्रावधान था, इस बार 5,000 कर दिया गया है, तो 2,600 से 5,600 मतलब कि लगभग 3,000 ज्यादा है, और ये आपका जो है 112%। तो अगर आपको ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि इस बार के बजट 2024-25 में सर्वाधिक जो वृद्धि देखी गई पिछले वर्ष की तुलना में बजट के प्रावधानों में, तो उसमें कौन सा विभाग जो है सबसे सर्वाधिक उसमें प्रावधान किया गया आपका वृद्धि के तौर पे, तो वृद्धि सबसे ज्यादा किसका, महिला एवं बाल विकास विभाग। ठीक है, फिर बाकी आप अन्य देख सकते हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में आपको 97% दिख रहा है। उसके अलावा खनिज साधन विभाग में आपको 80% की वृद्धि देख रही है पिछले वर्ष के तुलना में। फिर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की बात करें तो 37% का आपको दिख रहा है। कृषि विकास एवं कृषि कल्याण विभाग में आपको 37% का दिख रहा है। ऊर्जा विभाग में 20%, गृह विभाग में 16% और नगरीय प्रशासन विभाग में आपका 13% और स्कूल शिक्षा विभाग में 10% की वृद्धि हमको देखने को मिल रही है। तो ये ऐसे प्रमुख विभाग हैं जिसमें आप देखेंगे कि इसमें चिकित्सा है, इसमें ग्रामीण विकास है, इसमें लोक स्वास्थ्य है, इसमें आपका महिला एवं बाल विकास है और इसमें आपका स्कूली शिक्षा है और नगरीय प्रशासन है। ये कुछ ऐसे विभाग हैं जो प्रमुख विभाग हैं जिसमें इसमें बजट का प्रावधान ज्यादा किया गया है पिछले वर्ष की तुलना में। तो कितने की % की वृद्धि के तहत इसको किया गया है, ये प्रमुख नाम आप लोग देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा अब यदि हम लोग बात करते हैं कि प्रमुख विभागों को कितना आवंटित किया गया,
ठीक है, प्रमुख विभागों को कितना आवंटित किया गया। देखिए ये पूरा जो वीडियो है, ये पूरा आपका जो लेक्चर हम देख रहे हैं, ये पूरा आपका मेंस के 2023 के पर्सपेक्टिव से हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं और उसके आधार पर कैसे आपको उस प्रश्नों के उत्तर को लिखने हैं। ठीक है, तो जैसे यहां पर आ सकता है कि प्रमुख विभागों के जो आवंटन किए गए, बजट में जो प्रावधान किया गया है, उनको आवंटित किया गया है, वो कितना है, क्या है, ये बताइए। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आप देखिए कि सबसे ज्यादा प्रमुख विभागों को जो आवंटन किया उसमें स्कूल शिक्षा विभाग आप देख लीजिए कि 21,489 करोड़ का प्रावधान यहां पर किया गया, जो कि सबसे सर्वाधिक जो बजट है वो आपको दिख रहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग पे सर्वाधिक बजट प्रावधान यहां पे हुआ है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की बात करेंगे तो 17,526, कृषि विभाग में 13,435, लोक निर्माण विभाग में 8,017, ऊर्जा विभाग में 8,009, गृह विभाग में 7,570, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 7,552। इस तरीके से अलग अलग हैं। याद कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये फैक्ट है, मेरे रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। ये देखिए आप क्या करें कि प्रमुख रूप से विभागों के नाम आप दिमाग में रखें, फिर आप देखिए कि ग्रुप बना लीजिए। ग्रुप बना लीजिए कितने कितने का, देखिए 5,000 करोड़ के प्रावधान किसमें किसमें किए गए, 6,000 का कितने किया गया, 7,000 का किसमें किया गया, 8,000 का किसमें किया गया, फिर 10,000 से ऊपर वाले कितने हैं तो उसमें 13,000, 17,000, 21,000। इस तरीके से चीजों का आप आसानी से थोड़ा सा याद कर सकते हो ग्रुप बना करके। ठीक है, तो इसी तरीके से याद करिए, क्योंकि भैया याद तो करना पड़ेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं है। मेंस अगर निकालना है ना, तो इस तरह के प्रश्नों के लिए आपको तैयार रहना है और बजट से संबंधित ऐसे प्रश्न आते हैं। ओके, फिर बात करें कि कौन सी योजनाओं के तहत कितना कितना क्या क्या जो है आवंटित किया जा रहा है ना। तो देखिए सबसे ज्यादा कौन सी योजना के लिए लगाया जा रहा है तो 10,000 करोड़ रुपए किसके लिए, कृषक उन्नति योजना। याद रखिएगा सर्वाधिक सबसे ज्यादा जिस योजना में बजट का प्रावधान किया गया है वो कृषक उन्नति योजना है, 10,000 करोड़ रुपए का। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना में आप देख सकते हैं कितना, 8,369 करोड़ रुपए। फिर जल जीवन मिशन में आ जाते हैं तो 4,500 करोड़ रुपए है। हायर सेकेंडरी स्कूल में 3,952 करोड़ रुपए है। ठीक है, प्रधानमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना में 3,500 का किया गया है, यानी कि 3,400 करोड़ रुपए का। तो इस तरीके से प्रमुख रूप से सब चीजों को याद रखिए। रामलला दर्शन 35 करोड़ रुपए, महतारी वंदन 3,000 करोड़ रुपए। फिर ये क्या नाम याद रखिएगा, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत 1,526 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 1,820 करोड़ रुपए। ठीक है ना। तो देखिए राज्य के धार्मिक पहलुओं को, ऐतिहासिक पहलुओं को, ठीक, और वर्तमान समाज के जो प्रमुख वर्ग हैं, महिलाएं, गरीब, अन्नदाता, ये सब जो हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए योजनाओं में ये सब प्रावधान किया गया है। जैसे ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो एक प्रमुख व्यक्तित्व हमारे छत्तीसगढ़ के वीर नारायण सिंह है ना, उनको उन पर एक समर्पित एक योजना यहाँ पर लाई गई है। ठीक, फिर शक्तिपीठ परियोजना एक धार्मिक पहलू को ध्यान में रखते हुए, रामलला दर्शन एक आपका आ जाता है। ठीक है, किसानों को ध्यान में रखते हुए कौन कौन सी योजनाओं में क्या प्रावधान किया गया है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो इन सबको आपको कैटेगरी वाइज बांट करके पढ़ना है। एक तो हमने डिपार्टमेंट वाइज देख लिया यहाँ पर, ठीक है, इस योजनाओं के आधार पर हमने देख लिया। इसके आधार पर आपको क्या करना है, एक आपका होमवर्क रहेगा कि भाई आप अलग अलग योजनाओं को उनके डिपार्टमेंट या वर्ग के आधार पर बांट दो। किसान के लिए कौन सा, महिला के लिए कौन सा, बच्चों के लिए कौन सा, है ना, कृषिहीन मजदूरों के लिए कौन सा, ठीक, खाद्यान्न सहायता योजना वगैरह की जा रही है, स्कूल वाला कौन सा है, शिक्षा विभाग वाला कौन सा है, इस तरीके से अलग अलग कर लो ताकि अगर कुछ भी पूछे तो हम उन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकें। ओके, चलिए, तो ये सब आप एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर अब हम लोग आ जाते हैं किसमें, ये देखिए कि डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे किस तरीके से बटा हुआ है। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज आते हैं तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये बिल्कुल हाईलाइट किया गया है इसको, तो बिल्कुल यहाँ से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा बनती है। ठीक है, इसके अलावा अन्य जो है वो क्या क्या आ जाते हैं तो पंचायत ग्रामीण विकास क्षेत्र से संबंधित आपका एक मनरेगा आ जाएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि आपका जो है मान के चले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के टाइम पे ही चालू हुआ था, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हो गया, ग्राम पंचायत में बिजली भुगतान के लिए अनुदान, स्वच्छ भारत मिशन बहुत इंपॉर्टेंट, पीएम जनमन योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना। ठीक है, 50 करोड़ रुपए उसमें प्रावधान किया गया है। ओके, तो ये एक एक डिपार्टमेंट वाइज आपके लिए बिल्कुल ये कैटेगराइज कर दिया गया है, बिल्कुल ध्यान से यहां पर आप पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए, नेक्स्ट आपका आता है महिला एवं बाल विकास विभाग। ठीक है, महतारी वंदन योजना प्रमुख रूप से हाईलाइट हो रहा है, 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान यहां पर किया गया है, बिल्कुल इसको ध्यान में आपको रखना है। ओके, फिर आपका आंगनबाड़ी प्लस पूरक पोषण के लिए 700 करोड़ रुपए,
फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक अलग है, जिसमें आपका 117 करोड़ का प्रावधान यहां पर किया गया है। कन्यादान योजना के लिए 38 करोड़ रुपए का, नौनी सुरक्षा योजना 25 करोड़ रुपए का। ओके, 10 नई अम्ब्रेला योजनाएं, ठीक है, कई सारी 10 आपकी जो है क्या होने वाली है, अम्ब्रेला योजनाएं चालू होने वाली है। उसके लिए आपका जो है 628 करोड़ रुपए, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में आपका 8 करोड़ का प्रावधान यहां पर किया गया है। यह आपका हो गया महिला एवं बाल विकास विभाग। प्रश्न आएगा कि महिला एवं बाल विकास से संबंधित इस बजट 2024-25 में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, या कौन कौन से प्रमुख योजनाओं को संचालित करने की बात कही गई है और कितने का प्रावधान किया गया है, इस प्रकार से यहां पर प्रश्न बनेगा। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप बिल्कुल यहां से स्लाइड से, पीडीएफ से बिल्कुल पढ़ सकते हैं। शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो प्रमुख रूप से हाईलाइट होता है कौन सा, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन। और इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं तो देखते चलेंगे। समग्र शिक्षा के लिए 1500 करोड़ रुपए, फिर 160 आईटीआई का उन्नयन 381 करोड़ रुपए, पीएम पोषण शक्ति निर्माण 691 करोड़ रुपए। ओके, तो ये सब बहुत सारे आप चीजों को देख रहे हैं। ओके, साइंस सिटी, आजीविका उत्कृष्टता केंद्र, एस्ट्रो पार्क हो गया, ठीक है, एस्ट्रो पार्क, छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए 7.5 करोड़ रुपए का, महतारी दुलार योजना 9 करोड़, रूसा 94 करोड़ रुपए, ठीक है, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल के भवन के लिए 100 करोड़ रुपए। तो इस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में भी ये महत्वपूर्ण जो है घोषणाएं बजट में की गई हैं। फिर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में क्या किया जाता है तो आपका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के लिए 1526 करोड़ रुपए का प्रावधान यहां पे किया गया है। मेकाहारा जो आपका रायपुर में है, मेकाहारा 1200 बिस्तर का अस्पताल में उसका उन्नयन और 700 बिस्तर अस्पताल भवन निर्माण 80 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो इस तरीके से सब प्रावधान किए गए हैं। 5 नए जिला अस्पतालों के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ओके, छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के लिए एक नई बिल्डिंग की बात यहां पर करी गई है। ट्रामा सेंटर राजनांदगांव, मनेन्द्रगढ़ कुनकुरी में 200 बिस्तर का अस्पताल। ओके, तो ये सब देख सकते हैं कुछ जो जिला चिकित्सालय वगैरह बनाने के लिए और अलग अलग सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अंबिकापुर 50 करोड़ रुपए, मितानिन कल्याण निधि 325 करोड़ रुपए। ये आपका अलग अलग विभाग के आधार पर सभी प्रावधान जो भी किए गए हैं वो यहां पर लिखे हुए हैं। ओके, है ना। फिर देखें कृषि क्षेत्र में कौन कौन सा है तो कृषि क्षेत्र में आपका कृषक उन्नति योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ओके, एकीकृत बागवानी विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, चिराग योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि अभियांत्रिकी निदेशालय का गठन। ओके, फिर मधुमक्खी पालन के लिए नई परागण योजना एवं आपका एग्रो बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर जसपुर, नवीन उद्यानिकी महाविद्यालय रायगढ़ एवं सूरजपुर, इसके लिए प्रावधान किया गया है, ये सब याद रखिएगा। और पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन एवं प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी महाविद्यालय बलरामपुर, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी कॉलेज, ठीक है, बलरामपुर, है ना। ये आपका प्रावधान यहां पर किया गया है। खेल एवं युवा कल्याण पर्यटन केंद्र के लिए नई खेल अकादमी का प्रावधान करने की बात करी गई है। ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता स्टार्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना चालू की जाएगी। छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान, राज्य युवा महोत्सव, महिला खेलकूद प्रतियोगिता, इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम और मॉडर्न स्पोर्ट्स स्टेडियम तैयार करने की बात यहां पर करी गई है। ठीक, वहीं आपका जो है पर्यटन क्षेत्र की बात करोगे तो प्रमुख रूप से आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण जितने भी अभिलेख हैं उनको डिजिटलाइज किया जाएगा। गोंडी भाषा के प्रोत्साहन हेतु सॉफ्टवेयर निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना स्टार्ट की जा रही है। उसके अलावा श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन शक्तिपीठ परियोजना, छत्तीसगढ़ आदि भाषा परिषद का गठन, ये सब भी हम लोगों ने पढ़ा, है ना। फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए क्या बातें हो रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए सड़क निर्माण की बात हो रही है, जिसमें प्रमुख रूप से आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से सड़कों का निर्माण, केंद्रीय सड़क निधि, है ना, 349 पुलों का निर्माण, 18 रेलवे ओवरब्रिज, इंडियन रोड कांग्रेस वार्षिक सत्र, उसके अलावा कटघोरा डोंगरगढ़ रेलवे लाइन जो कि आपका ईस्ट वेस्ट रेलवे कॉरिडोर के अंतर्गत आता है। फिर चिरमिरी नागपुर हाल्ट रेल लाइन 120 करोड़ रुपए। ओके, 55 सरकारी गेस्ट हाउस का निर्माण 20 करोड़ रुपए। ओके, और 1268 नई सड़कों का निर्माण, ये सब इसमें आपका प्रमुख रूप से शामिल किया गया है। फिर ऊर्जा क्षेत्र में क्या प्रमुख बातें हैं। ऊर्जा क्षेत्र में प्रमुख रूप से अगर आप देखें तो जो बिलो पॉवर्टी लेवल यानी कि आपका गरीबी रेखा से नीचे वाले जो उपभोक्ता हैं उनके लिए एकल बत्ती कनेक्शन यानी कि आपका मुफ्त बिजली उनको दिया जाएगा। 540 करोड़ का उसको प्रावधान किया गया है। सौर सुजला के तहत 670 करोड़ का प्रावधान। फिर आपका जो डोमेस्टिक जो कंज्यूमर्स हैं, घरेलू उपभोक्ता, उनको 50% राहत, जो हाफ बिजली बिल योजना एक तरह से देखा जाए तो पिछली सरकार की एक योजना थी, उसको कैरी किया जा रहा है, यहाँ पर आगे बढ़ाया जा रहा है 1274 करोड़ रुपए का। और सौर सामुदायिक सिंचाई योजना 30 करोड़ रुपए के प्रावधान उसमें किया गया है। ओके,
चलिए फिर दो बहुत ही प्रमुख बातें हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे किसमें, मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन में जाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये देखिए कि ये जो पूरा प्राप्तियां हैं, ठीक है, जो व्यय हैं उसमें कहां से कितना और कितना परसेंट आता है ये सब पूछा जाता है। तो राज्य का जो अपना राजस्व है उसमें दो चीजें होती हैं, ठीक है, एक कर राजस्व होता है और एक होता है गैर कर राजस्व। ठीक है, तो एक आपका स्टेट का खुद का होगा और एक जो यूनियन जो टैक्स होता है, जैसे जीएसटी वगैरह हम लेते हैं, उसमें स्टेट का भी एक हिस्सा होता है, सेंट्रल का हिस्सा होता है ना, तो वो इसमें आ जाएगा, भारत सरकार से जो आपको मिलता है, और ग्रांट यानी कि अनुदान के तौर पे जो मिलता है वो। तो कितना परसेंट है, क्या है, वही आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिल्कुल याद रखिएगा, है ना। 46% स्टेट का कुल अपना जो टोटल राजस्व है उसमें स्टेट का खुद का रिवेन्यू है। भारत सरकार से जो मिल रहा है वो 39% और पूंजीगत प्राप्तियां जो है वो आपका 14.6%, याद रखिएगा। पूंजीगत प्राप्तियों में जो आपका लोक ऋण है, फिर रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है, उससे जो मिलता है वो भी पूंजीगत प्राप्ति ही है, और नेट पब्लिक अकाउंट रिसिप्ट, ओके, लोक ऋण की यहां पर बात हो रही है, तो यहां से आप इसको याद रखिएगा। रुपये का जाना, रुपये का जाना, रुपया कहां कहां जा रहा है, तो देखिए एक तो प्रतिबद्ध व्यय की अगर बात करेंगे कि जहां बिल्कुल पैसा जाना ही है, जिसको रोका नहीं जा सकता है, ठीक है, वो प्रतिबद्ध व्यय है, 34% उसमें चला जाता है, यानी कि सैलरीज में, अलाउंसेस में, पेंशन में, रिटायरमेंट बेनिफिट और इंटरेस्ट जो पेमेंट जो होता है उसमें आपका 34% का वहां पर हिस्सेदारी है। ठीक, वहीं सहायता और सब्सिडी में जो अनुदान है, ग्रांट और सब्सिडीज में, वो आपका 41% है, और वहीं कैपिटल वर्क्स एंड इन्वेस्टमेंट और दूसरे जो अन्य हैं उसमें आपका 10% और 15% का आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये रुपये का क्या हो गया, रुपये का जाना, कि रुपया कहां जा रहा है ना। और फिर बात करते हैं हम अब कि जो मेंस के लिए किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे और उसके आंसर आपको किस तरीके से लिखना है, उस पर हम लोग बात करते हैं। देखें, सीजीपीएससी मेंस में आपका जो बजट 24-25 है उससे संबंधित कौन कौन से संभावित प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, और वहां से उसको किस प्रकार से हमको उत्तर उसका लिखना है, ये हम लोग चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 1, जो कि छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 के अनुसार कितने आधारभूत रणनीतिक स्तंभ बनाए गए हैं, ये आपका 4 मार्क्स के तहत इसको पूछा जा सकता है। ओके, तो आपको सिंपल, चूंकि ये पूछा है कि कौन कौन से स्तंभ बताए गए हैं, तो आपको इसमें डिटेल में नहीं जाना है, 4 अंक का प्रश्न है, 10 पॉइंट आपके जो है वो आपको लिखना है। ओके, हाँ, आप एक छोटा सा एक इंट्रो बना सकते हैं, 1 लाइन का, 2 लाइन का, है ना, कैसे कि ये जो आपके आधारभूत रणनीतिक स्तंभ बताए गए हैं उसके पीछे क्या उद्देश्य है या प्रमुख क्या बातें यहां पर बताई गई हैं। ठीक है, तो आप ये भूमिका बना दें कि ये जो स्तंभ जो मसौदा तैयार किया गया है वो आपका 2047 तक का जो हमारा दीर्घकालिक लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए एक मध्यम अवधि का ये मिड टर्म टारगेट यहां पर बताया गया है। ठीक, इसी के तहत ये रोड मैप जो तैयार किया गया है वही आपका क्या है, आधारभूत रणनीतिक स्तंभ है, और उसके बाद फिर आप क्या करिए, उसका नाम लिखिए। तो वो 10 नाम क्या क्या हैं वो तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, अभी आपने देखा और इस सेशन में हम इसी चीज के बारे में बात किए थे। इसका डिटेल आपको पार्ट 1 में मिलेगा और जो पार्ट 2 है इसमें हम जो है केवल इस पर चर्चा, यानी कि 10 पॉइंट क्या है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, ये नाम लिख देना है बस। ओके, बस ये क्योंकि बताए गए ऐसा प्रश्न आया है। और अगर इसमें आपको ये भी प्रश्न बनेगा अलग से क्या कि ये जो 10 पॉइंट आपको दिख रहे हैं ये इंडिविजुअल भी इसका आंसर, यानी कि एक एक पैराग्राफ में आप आंसर लिख करके तैयार कर लीजिए, तो वहां से भी प्रश्न बन सकते हैं 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में। लाइक आपको डीडीपी क्या होता है पूछ देगा, ठीक है, या बजट 2024 में बस्तर सरगुजा की ओर भी देखो, ये इस बात के क्या मायने हैं स्पष्ट कीजिए, इसके पीछे सरकार जो है बजट में क्या प्रावधान लेकर के आई है, इस प्रकार से चीजें यहां पे पूछी जा सकती हैं। ओके, ठीक। और फिर छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 की फिस्कल स्टेटस के बारे में यहां पर आकलन कीजिए, एनालिसिस कीजिए, ये एक क्वेश्चन बन रहा है, 4 नंबर का प्रश्न यहां पर बन रहा है। तो आपको राजकोषीय स्थिति के बारे में पूछा है तो आपको यह बताना होगा कि राजस्व में वृद्धि के लिए क्या सकारात्मक प्रयासों के परिणाम स्वरूप क्या किया गया। ठीक है, तो देखिए राजकोषीय स्थिति हम लोगों ने सीधा सीधा डायरेक्ट नहीं लिख दिया है ना, हमने थोड़ा सा क्या किया, एक पॉजिटिव पॉइंट से इसको स्टार्ट किया है लिखना कि छत्तीसगढ़ राज्य के राजस्व में वृद्धि के लिए सकारात्मक प्रयासों के परिणाम स्वरूप।
नए कर लगाए बिना या कर की दरों में वृद्धि किए बिना राज्य के स्वयं के राजस्व में 22% की वृद्धि का अनुमान है। अब ये वहां से चालू हुआ, ठीक है। फिर 24-25 में कितना राजकोषीय घाटा, तो 19,696 करोड़ रुपए, है ना, ये आपका हो जाता है, जिसमें भारत सरकार का जो आपका कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है उसको भी जोड़ लिया गया है 3,400, अदरवाइज ये 16,696 है, ठीक है, राजकोषीय घाटा, है ना। लेकिन इसे भारत सरकार का जोड़ दिए तो आपका टोटल हो गया 19,696 करोड़ रुपए। फिर राज्य का शुद्ध जो राजकोषीय घाटा है ना, वो आपका 16,296 करोड़ का अनुमान है, जो कि आप जीएसडीपी का कितना है तो 2.90% है, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि आपका एफआरबीएम के अधिनियम के तहत निर्धारित 3% की सीमा से क्या है, कम है। ओके, तो ये इस प्रकार से आपको इसका एक आंसर बिल्कुल तैयार करना है, 4 मार्क्स का ये आंसर है ना। फिर इसमें आप राजस्व आधिक्य के बारे में बताएंगे, 1,060 करोड़ रुपए 23-24 में, और पूंजीगत व्यय में कितना % है पिछले वर्ष की तुलना में, कितना 5 वर्षों का एवरेज पूंजीगत व्यय कितना है, 12% अधिक है। ये सब चीजें जो हम लोगों ने पढ़ी वो पूरा का पूरा आपको यहाँ पे बता देना है, क्योंकि प्रश्न में स्थिति का आकलन कीजिए पूछा है, तो ये सारा डेटा आपको देना है। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 3, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 की आर्थिक स्थिति का आकलन कीजिए। अब पूरा का पूरा 24-25 के बजट की आर्थिक स्थिति पूछ रहा है, वो भी 4 नंबर में, ठीक है ना। तो आप बजट की बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो सबसे पहले तो आप जीडीपी में कितना वृद्धि क्या है वो आपने बता दिया, ठीक। फिर क्षेत्रवार क्या क्या होगा वो आपने बता देना है, ठीक है ना। और उसके अलावा फिर आपका जो है उसके योगदान और उसके वृद्धि के बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है, और प्रति व्यक्ति आय, तो इतनी चीजों को आपको बताना है, क्योंकि आर्थिक स्थिति पूछा है। बजट की आर्थिक स्थिति का मतलब यह कि जो इकोनॉमिक सर्वे से जो हमको डेटा मिल रहा है उन चीजों को यहां पे डालना है। इसीलिए इस सेशन की शुरुआत में सबसे पहले हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे से स्टार्ट किया था। ओके, ठीक। तो ये चीजें जब पूछा जाए इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द बजट 24-25, तो आपको यही आपको लिखना होगा। ओके, प्रति व्यक्ति आय और क्षेत्रवार जीडीपी में योगदान और आपका जीडीपी में वृद्धि, इस तरीके से आपको इसका आंसर करना है। फिर आते हैं छत्तीसगढ़ बजट 24-25 में कृषक उन्नति योजना के प्रावधानों पर प्रकाश डाले, 2 अंक का ये आपका प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जो है योजना के प्रावधानों पर प्रकाश डाले तो लिखा ही है ना। तो ये कृषक उन्नति योजना के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो जो लाभार्थी किसान है उनसे धान की खरीदी की जाएगी और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कितने में खरीदा जाएगा, 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जाएगी। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो आपका धान है जिसमें सामान्य धान जो है वो आपका 2183 रुपए का जो है इसमें एमएसपी तय किया गया है, लेकिन सरकार इसको कह रही है कि 2100 यानी कि 3100 रुपए में प्रति क्विंटल की दर से इसको खरीदेगी। इसका मतलब यह है कि वो बोनस के रूप में जो है क्या करेगी, देगी, एमएसपी प्लस बोनस मिलाकर के 3100 रुपए। ओके, फिर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रत्येक किसान से कितना क्विंटल प्रति एकड़ खरीदा जाएगा, तो 21 क्विंटल प्रति एकड़, 1 एकड़ के पीछे 21 क्विंटल का धान एक किसान से खरीदा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपका प्रावधान किया गया है ना। तो ये सब क्या हो रहा है कि छोटे और जो मध्यम किसान हैं उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने और आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए कृषक उन्नति योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि सर्वाधिक है, जो कि क्या है, सर्वाधिक है, याद रखिएगा, है ना। इसीलिए ये क्वेश्चन एक बार आपका आ सकता है। फिर प्रश्न क्रमांक 5, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में विकेंद्रीकृत विकास प्रक्रिया के लिए किए गए प्रावधानों पर विचार करें। विकेंद्रीकृत विकास प्रक्रिया क्या है? ये है आपका डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट्स या प्रोसेस। ओके, तो इसके तहत एक तो ये कि आपका क्या विश्व स्तरीय जो है आईटी क्षेत्र, ओके, विवाह, शिक्षा, स्वास्थ्य डेस्टिनेशन के लिए रायपुर भिलाई क्षेत्र के आसपास राज्य राजधानी क्षेत्र की बात यहां पर करी गई। ठीक, इसके अलावा और क्या क्या पॉइंट्स हमने पढ़ा है, तो आपका नवा रायपुर में लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, भिलाई में उद्यमिता केंद्र की स्थापना की जाएगी, राज्य में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की बात यहां पर करी गई है, आईटी उद्योग के विकास और आईटी रोजगार सृजन के लिए, है ना, एम्प्लॉयमेंट के लिए यहां पर प्लग एंड प्ले मॉडल स्टार्ट किया जाएगा। इसके अलावा ग्रोथ इंजन के तौर पे कुछ क्षेत्रों को सेलेक्ट किया गया है कि उनके विकास से वो क्या करेगा, बाकी क्षेत्रों को सपोर्ट करेगा। तो वो ग्रोथ इंजन के रूप में कौन कौन सा है, तो आपका दुर्ग है, भिलाई है, फिर आपका रायपुर है, नवा रायपुर है, ऊपर चले जाओगे तो बिलासपुर है, अंबिकापुर है, कोरबा है, नीचे चले जाओगे तो जगदलपुर है। तो ये सब जो है प्रमुख रूप से आपका यहाँ पर आपको याद रखना है ग्रोथ इंजन। फिर आपका
अलग से औद्योगिक नीति बनाई जाएगी, किसके लिए? आपका कोरबा, जांजगीर, रायगढ़, उरला और सिलतरा के लिए विशेष तौर पे कुछ चीजें शामिल की जाएंगी औद्योगिक नीतियों में। फिर कृषि एवं ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए ध्यान एवं प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये एक अलग यहाँ पर है, जो कि आपका मध्य जो क्षेत्र है हमारा छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र, उसमें जो कृषि की संभावनाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए एक प्रावधान यहाँ पर किया गया है। ओके, आईटी आधारित सुधारों के लिए बजट 24-25 में क्या प्रावधान किए गए हैं? ओके, आईटी बेस्ड इंप्रूवमेंट के लिए बजट में क्या प्रोविजन किया गया है? तो इसमें आप जो भी है प्रशासनिक हो, शैक्षणिक स्तर हो, सभी में पारदर्शिता लाने के लिए प्रमुख रूप से राज्य मुख्यालय से ग्राम पंचायत स्तर तक हर एक लेवल पर क्या करने जा रहे हैं? एक आपका हाईली डेवलप्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करने जा रहे हैं, आईटी का यूज करने जा रहे हैं, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। और इन सभी के लिए कितने का प्रावधान किया गया है? 266 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा भारत नेट परियोजना के लिए 66 करोड़ रुपए, पीएम वाणी प्रोजेक्ट के लिए 37 करोड़ रुपए। तो इस तरीके से पूरा आपको अपना आंसर जो है यहाँ पे लिखना है। फिर देखिए 2 नंबर में महतारी वंदन योजना पर पूछा जा रहा है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, है ना। तो ये संक्षिप्त टिप्पणी क्या है? महतारी वंदन योजना, ठीक है, महतारी वंदन योजना महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार उन महिला आवेदकों को प्रति माह 1000 रुपए प्रदान करेगी जो विवाहित, विधवा और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं। और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महतारी वंदन योजना के लिए 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान यहां पर किया गया है। ओके, तो देखिए यहां पर अपने आंसर में आपने जो लिखा इस पर टिप्पणी कीजिए बोल रहा है, तो टिप्पणी कीजिए। तो केवल और केवल योजना के बारे में आपने नहीं लिखा, उस योजना से संबंधित बजट में क्या प्रावधान किया गया है वो आपने लिख दिया। ठीक, कौन इसके लिए पात्र होगा वो आपने यहाँ पे प्रमुख रूप से बता दिया है। क्या प्रावधान किया गया है, कितना रुपए दिया जाएगा वो आपने बता दिया। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका प्रमुख रूप से कितने का प्रावधान इस बजट में किया गया है वो आपने बताया है। ठीक है ना, तो इसमें एक ऐसा उत्तर है जिसमें सब कुछ आपने स्पष्ट रूप से लिख दिया, प्रावधान, पात्रता, उद्देश्य और आपका जो है कितने का प्रावधान बजट में किया गया है। तो ये सब प्रमुख रूप से इसमें शामिल आपको करना है। ओके, अगला प्रश्न, अच्छा चलो ये रिपीट हो गया है। श्री राम लला दर्शन योजना पर चर्चा कीजिए। यह भी 8 अंक में यहाँ पे इसको प्रश्न आ रहा है ना। तो प्रमुख रूप से आप बता दीजिए कि भाई अयोध्या में निर्मित जो राम मंदिर है उसकी तीर्थ यात्रा के लिए श्री राम लला दर्शन योजना ये शुरू करने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है। ओके, और प्रतिवर्ष लगभग 20,000 तीर्थयात्रियों को जो है क्या किया जाएगा, रेलवे के माध्यम से IRCTC के सहयोग से ये सब किया जाएगा, है ना। ये सब आपको बताना होगा। मुख्य बिंदु के तहत आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड और बजट पर्यटन दोनों, छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड और बजट पर्यटन विभाग इस योजना के कार्यान्वयन में क्या करेगा, सहायता करेगा। तीर्थ यात्रा के लिए जो पात्रता है वो 18 से 75 वर्ष का होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए और मेडिकली फिट होना चाहिए। वो सर्टिफिकेट उसको स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत दिखाना पड़ेगा। तीर्थ यात्रा की जो दूरी है वो लगभग कितनी है, वो टोटल जो है 900 किलोमीटर है। और परिवहन की जो सुविधा है वो आपका भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम यानी कि IRCTC के सहयोग से लिया जाएगा। ओके, और जितने भी लाभार्थी होंगे उसके लिए जिला स्तर पर काम किया जाएगा, यानी कि जिला प्रशासन द्वारा रेलवे स्टेशन से उनके आवास तक लाया और वापस ले जाया जाएगा। तो इन सब के लिए चूंकि जिला स्तर पर हो रहा है तो जाहिर सी बात है क्रियान्वयन के लिए जो कलेक्टर साहब हैं वो यहाँ पर क्या करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा, वो क्रियान्वयन में इस प्रकार से काम करेंगे। बजट 24-25 में श्री राम लला दर्शन के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ये आपने यहाँ पर बता देना है। ठीक है, तो पहले प्रमुख बातें बताइए क्या क्या है वो रामलला दर्शन योजना के तहत, उसके बाद फिर लास्ट में बताइए किसको, प्रावधान को। ठीक है, पैसा जो है पहले से नहीं बताना है, पैसा आखिरी में बताना है। ठीक है ना। चलिए फिर एक प्रश्न आपका आता है, क्या छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना के मुख्य उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ये भी आपका 2 अंक का है। तो जितनी प्रमुख योजनाएं हम लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना, उन सभी को आपको यहाँ पर लिखना है, उन सभी से बिल्कुल प्रश्न आपके बनेंगे। योजना के बारे में पूछेगा तो 2 नंबर 4 नंबर, ठीक है, और एकदम महत्वाकांक्षी योजना है, बड़ी योजना है जिसमें ज्यादा कंटेंट है तो आप मान के चलिए 8 नंबर तक उसमें आएगा। अदरवाइज 2 नंबर या 4 नंबर, उससे ज्यादा का आंसर तैयार करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो एक आंसर यहां पर भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर देखें एक लास्ट क्वेश्चन, 24-25 में दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट 2024-25 में दीनदयाल, है ना,
दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषिहीन मजदूर योजना प्रारंभ करने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान यहां पर किया गया है। तो केवल कितने रुपए का प्रावधान किया है, बस यही पूछा है ना। तो आप क्या करेंगे, आप ये पूरा लिखिए 500, ठीक है, इस तरीके से आप लिखिएगा। ओके, तो ये आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। बजट से संबंधित सारी प्रमुख विशेषताएं, है ना, और जैसा जिस तरीके से प्रश्न आता है वो सारा का सारा हम लोगों ने यहां पर कवर कर लिया है। पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक इस वीडियो के नीचे देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, टेलीग्राम का भी और ऐप का भी, ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं पाथ आईएएस एकेडमी का। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो भी आपका मेंस की आंसर राइटिंग आप कर रहे हैं, आप जरूर आप उसको यदि भुनाना चाहते हैं कि क्या हम सही हैं, क्या हम गलत हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है मेंस का टेस्ट सीरीज। पाथ आईएएस एकेडमी की टेस्ट सीरीज 24 फरवरी से स्टार्ट हो रही है और उसमें आप जो है क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ठीक है। जो भी डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा और आप हमें कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और मेंस की टेस्ट सीरीज को लेकर के और मेंस को लेकर के, मेंस 2023 से लेकर के एक नया सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको मेंस से संबंधित अलग अलग विषयों के हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के। ओके, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का आपका वीडियो बहुत जल्द आपके यूट्यूब में बिल्कुल अवेलेबल हो जाएगा, है ना, छत्तीसगढ़ के और अन्य विषयों से संबंधित। चलिए, थैंक यू सो मच।